अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेसिकली आज के सेशन का जो हमारा पर्पस ये था कि हम थोड़ा सा एक क्विक प्रीएम्बल ले लें MSA 1 पेपर का, कि हमारे पास इस पेपर की थीम क्या होती है, इस पेपर का स्टाइल क्या होता है, क्यों ये पेपर डिफरेंट होता है आपका दूसरे CFAP के एग्जाम से रिलेटेड, और हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए अगर हम आज खड़े हुए हैं 6 महीने पहले, बिफोर द रिजल्ट एज वेल। तो हम क्या अप्रोच लेके चल रहे होंगे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स के लिहाज से, कि हमारे पास पेपर स्मूथली कवर हो रहा होगा। सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो चीज़ें आई भी हैं, जो एक अटेम्प्ट हो भी चुकी है सॉफ्टवेयर पे, उसके क्या चैलेंजेस हैं, क्या आउटकम है, उसको हमें किस तरह लेके चलना है, अगर वो हमें आज के दिन क्लियर होगा तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर अस इन द लॉन्गर रन। तो बेसिकली सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ, देन सर हामिद जब ज्वाइन करेंगे वो अपना इंट्रो देके अपना पोर्शन कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं सर अरीब हूँ। बेसिकली मैंने CA क्वालिफाई किया था बैक इन दिसंबर 2021 एंड ACCA मैंने क्वालिफाई किया था बैक इन 2019। करंटली भी मैं एसोसिएटेड हूँ एबट के साथ कमर्शियल फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। फर्म का भी एक्सपीरियंस मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह EY का मौजूद है, मोर देन 4 इयर्स का। बेसिकली इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं तो MSA 1 पेपर लाने का जो पर्पस था मेन, वो आपके पास था कि जो आपकी दूसरी रेगुलेटरी बॉडीज थी, ICAW हो गया आपके पास, ACCA तो अभी खैर इस तरह का पेपर लेकर नहीं आया है, उनके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव पेपर होता था जो थ्योरेटिकल वर्ल्ड को डिफरेंशिएट करता था प्रैक्टिकल वर्ल्ड से। अब लेट से आपके पास कोई भी सवाल आ रहा है जिसके अंदर हाइपोथेटिकल डेटा मौजूद है, सारी कैलकुलेशंस वगैरह हुई हुई हैं, आपने सिंपल FFR के अंदर कैलकुलेशन करनी होती थी, आप सॉल्व करते थे, उसका आंसर आ जाता था। अब जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हैं ना, तो चीज़ें आपको इस तरह स्ट्रीमलाइन नहीं मिल रही होती। आपके पास बहुत सारी चीज़ें डिस्टॉर्टेड होती हैं, आपको डेटा गैदर करना पड़ता है, आपको चीज़ें कंप्यूट करना पड़ती हैं, जजमेंट्स लेना पड़ती हैं, इंटरप्रिटेशन स्किल्स आपकी इन्वॉल्व होती हैं। आप टॉप मैनेजमेंट को, हायर मैनेजमेंट को किस तरह अकाउंटिंग वाली चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, ये सारी चीज़ें सम अप होकर MSA 1 के अंदर आ गई हैं। इसी तरह अगर मैं ऑडिट फर्म की बात करूँ तो उसके अंदर जब आप एज अ रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं टू द पार्टनर, या अपनी टीम को आप मैनेज कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ऑडिट और अकाउंटिंग अलग अलग दुनिया नहीं है। वहाँ पे आपका ऑडिट और अकाउंटिंग दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, दोनों चीज़ों को हमें माइंड में रखते हुए दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती हैं। तो वही सारी चीज़ें उठ के MSA 1 में आ जाती हैं। इसका मतलब अगर मैं MSA 1 को समराइज करूँ आपके पास, तो ये दो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। एक, एज एन अकाउंटेंट जब आप फर्म में सर्व कर रहे होते हैं, एक आप एज एन अकाउंटेंट इंडस्ट्री में सर्व कर रहे होते हैं। इन दोनों स्ट्रीम्स के जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं वो उस पेपर में रखे गए हैं। कोई ना कोई एक सवाल ऐसा होगा, कॉम्प्रिहेंसिव यूजुअली क्वेश्चन 1 होता है, जो आपको ऑडिट फर्म वाला सिनेरियो देता है, जिसमें ऑडिट की रिक्वायरमेंट्स होंगी, अकाउंटिंग के इश्यूज होंगे, क्लाइंट से लाइजनिंग हो रही होगी, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन हो सकती है, ऑडिट रिस्क हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपके पास ग्रुप प्लानिंग और बहुत सारी चीजें उसमें आ सकती है। यूजुअली क्वेश्चन 2 और 3 आपके पास होता है, भी जब मैं आपको जाके दिखाऊंगा अभी पेपर होता किस तरह का है। उसमें आपके पास जाके अकाउंटेंट इन एन इंडस्ट्री, उसके पास क्या चीजें आ सकती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट उससे पूछी जा सकती हैं, प्रैक्टिकली मैंने देखी भी है किस तरह वो चीजें आती हैं जब कोई नया स्टैंडर्ड आता है, किस तरह आप अपनी टॉप मैनेजमेंट को चीजें प्रेजेंट कर रहे होते हैं। वो सारा सिनेरियो आपके पास आ जाता है क्वेश्चन 2 में यूजुअली और क्वेश्चन 3 में। देन आपके पास एक सवाल बचता है उसके अंदर, या तो वो ऑडिट सिनेरियो बना सकता है, अकाउंटिंग सिनेरियो बना सकता है, वो चीज़ आपके पास डिपेंड कर रही होती है। तो बेसिकली इस पेपर का जो ओवरव्यू है वो मैंने आपको भी एक्सप्लेन यही किया कि इट्स मोर प्रैक्टिकल अप्रोच पेपर, जिसके अंदर आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स इस लेवल पर टेस्ट हो रही होती हैं कि आप प्रोफेशनली किसी भी चीज़ को किस तरह आंसर करते हैं। तो ये एक डिफरेंस तो हो गया मेरा, थ्योरेटिकल वर्ल्ड से निकल के हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आ गए। सिलेबस की मैं बात करूं तो इसका सिलेबस आपके पास मोर और लेस FFR पूरा, ऑडिट आपके पास पूरा, लॉ के कुछ रेलिवेंट सेक्शंस आपके पास इसमें आ रहे होते हैं, एथिक्स की आपके पास चीजें जो आपके ऑडिट में होती हैं वो सारी आ रही होती हैं। एक मैं आपको कोई ओवरव्यू दिखा भी देता हूँ इसके सिलेबस का। देखें, अब मेरे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो छोड़ देते हैं, जो मैंने आपको अभी चीज़ एक्सप्लेन करी वो सारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में है। मेरे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग का वेटेज जो है ना इस पेपर में वो सिग्निफिकेंट है। ऑलमोस्ट 65% मार्क्स तक आपके पास अकाउंटिंग वाली चीजें वो पूछ रहा होता है। और पास एग्जाम आप उठा के देखेंगे तो आपके पास 60% से कम तो अकाउंटिंग पे वो गया नहीं है कभी भी। उसके साथ साथ ऑडिट उसके पास 30 to 40% होता है। देन एथिक्स का पोर्शन, लॉ का पोर्शन मिला के 10 मार्क्स तक का आपके पास उसके अंदर आ रहा होता है, 5 से 10 मार्क्स का आ रहा होता है। इसके भी दो पोर्शन हो जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, एक अकाउंटेंट इन बिजनेस होगा, तो वहां पे एथिक्स व्हेन यू आर सर्विंग एज एन अकाउंटेंट इन इंडस्ट्री,
दूसरा आपके पास सिनेरियो होता है जब आप फर्म के साथ एसोसिएट होते हैं, तो वहां पे एथिकल सिचुएशन होगी जो फर्म वाले कॉन्टेक्स्ट के अंदर अराइज हो सकती है। तो एथिक्स के भी दो सवाल आते हैं और हर अटेम्प्ट के अंदर आ रहे होते हैं इसके अंदर। अब आप देखें अकाउंटिंग के अंदर सारी चीजें, एफएफआर वाला पूरा कोर्स आपके पास कंप्लीट, आईएफआरएस, आईएफआरएस 1, 10, 28 सारी चीजें। अब इसमें जो एक डिफरेंट चीज है जो मैं आपको बता दूं वो क्या है, इसमें जो IFRS 10 हो गया, आपके पास IFRS 13 हो गया, आपके पास IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हो गई जो आपने एफएफआर में नहीं पढ़ी हुई होती। फॉर एग्जाम्पल, एफएफआर में आपसे बोला जाता है कि आपके पास शेयर होल्डिंग है सब्सिडी की 55%। आप शेयर होल्डिंग देखते हैं, कंसोलिडेशन करते हैं, सवाल आपका खत्म हो जाता है। यहाँ पे क्योंकि प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं होता कि 55% कहीं लिखा हुआ होगा आपको मिनट से उठा के मिल जाएगा, आप कंसोलिडेशन स्टार्ट कर देंगे। प्रैक्टिकली यू हैव टू टेक द डिसीजन वेदर द कंट्रोल एग्जिस्ट और नॉट। अब इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ से आएगी? इसकी रिक्वायरमेंट आपके पास IFRS 10 से आ रही होगी कि भाई कंट्रोल एग्जिस्ट होने के पैरामीटर्स क्या क्या हैं। ऐसे भी सिनेरियो होते हैं जिसमें 45% होल्डिंग हो लेकिन कंट्रोल मौजूद हो। ऐसे भी सिनेरियो हो सकते हैं कि 55% होल्डिंग हो और कंट्रोल एग्जिस्ट ना करे। अब ये सारी रिक्वायरमेंट कहाँ पे मिली होंगी? IFRS 10 में। कोर्स का पार्ट पहले था, बिल्कुल था। क्या उस तरह से एफएफआर में पूछा जाता था? नहीं पूछा जाता था। यहाँ पे अब इस तरह की चीजें आना शुरू होंगी। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस स्टेब्लिश करने के लिए पैरामीटर्स दिए हुए होंगे, आपने डिसाइड करना होगा। आपके पास ग्रुप की जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स होंगी जहां पे सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होगी वो आपने देखना होगा। हेजिंग के अंदर आपने जज करना होगा कि मैनेजमेंट की इंटेंशंस किस तरफ जा रही हैं, डॉक्यूमेंटेशन हेजिंग की हो रही है नहीं हो रही, किस तरह चीजें मैनेजमेंट अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है। बीइंग एन ऑडिटर आपने उस चीजों को जज करना होगा। तो सब्जेक्टिविटी और जजमेंटल पैरामीटर्स जो होते हैं ना किसी भी स्टैंडर्ड के, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज हो रहे होंगे। देन अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आपके पास IFRS 13, IFRS 8, IS 34। अब एक चीज मैं यहाँ पे और हाईलाइट कर दूं जो ISs आ रहे हैं मेरे पास। अब IS 34, IS 8, IS 10, 12 हमारा यूजुअली एफएफआर का हिस्सा भी होते थे। लेकिन कैफ में कुछ IS की टेस्टिंग हो जाती थी तो एफएफआर में उसको इतना डिटेल में नहीं पूछता था, हार्डली 8 to 10 मार्क्स बहुत हुआ उसने कैफ वाले IS की टेस्टिंग कर ली। MSA में ऐसा नहीं। MSA में आपको हो सकता है IS 34 के ऊपर भी एक सवाल बन जाए जिसमें वो आपसे डिस्टिंग्विश करवाए कि भाई आप मुझे ये बताओ इंटरिम पे ये किया था, ANN पे क्या करोगे। इंटरिम पे अगर गुडविल की इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर ली थी तो क्या ANN पे रिवर्स करोगे? क्या उसकी टेस्टिंग दोबारा होगी? अब उस तरह के मैटर्स आ जाते हैं। IS 8 में क्या करेगा, वो आपको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी देगा, अभी रिसेंट पेपर में भी उसने ऐसे ही किया। और एंटिटी अपने फायदे के लिहाज से अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर रही होगी। अब MSA के अंदर आपको जजमेंट कॉल करनी है कि भाई मेरे पास क्या अकाउंटिंग पॉलिसी फेयर प्रेजेंटेशन के अंदर रिप्रेजेंट हो भी रही है नहीं हो रही, क्या इसको चेंज करने की जरूरत थी, एंटिटी अपना कोई फायदा लेके जा रही है। ये IS 8 हमने नहीं देखा इसको एफएफआर में बहुत ज्यादा टेस्ट होते हुए, यहाँ पे होगा। IS 10 आपके पास हो गया, IS 34 आपके पास हो गया, IS 37 आपके पास हो गया। मल्टीपल टाइम आपके पास टेस्ट हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कंप्लीटनेस इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है एफएफआर वाले पोर्शन के लिए, अकाउंटिंग वाले पोर्शन के लिए इन MSA 1। तो मेरे पास कोर्स तो एक तरह से बढ़ गया। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैं जब कोर्स की कंप्लीटनेस इंश्योर कर रहा हूँ तो मैं उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। वो ये नहीं करेगा कि बोरिंग कॉस्ट का कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बना देगा जिसमें स्पेसिफिक बोरिंग भी रखेगा, जनरल बोरिंग भी रखेगा, मिड मंथ आपने बोरिंग उठाई हुई होगी, प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन होगी, ऐसा नहीं होगा। सिनेरियो सिंपल होगा। लेकिन आपको जब तक अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट नहीं पता होगी ना कि बोरिंग कॉस्ट कहती क्या है, कैपिटलाइजेशन क्या है, एक्सपेंस क्या है, तब तक आप इसके अंदर आंसर नहीं कर सकते। तो हमें फोकस करना है कि हम ब्रेथ कवर करें, हम कंटेंट ज्यादा से ज्यादा कवर करें, स्टैंडर्ड्स की कंप्लीटनेस को इंश्योर करें। लेकिन ये ना करें हम एफएफआर की तरह कि कंसोलिडेशन के 10 सवाल बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी कैलकुलेशन वाले। इसी तरह हर स्टैंडर्ड के ऊपर हम मल्टीपल सवाल सॉल्व कर रहे हैं कैलकुलेशन वाले। प्रैक्टिस की डायरेक्शन हमें क्लियर होनी चाहिए, फिर हम आगे जाके अप्रोच में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आई होप आपको अकाउंटिंग वाला पर्सपेक्टिव समझ में आ गया होगा जो MSA के अंदर इन्वॉल्व है। कोर्स आउटलाइन हमारे पास क्या है, किस तरह चीजें पूछी जा रही थी, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स देके वो चीजें एक्सप्लेन करी। यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी हो या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो अकाउंटिंग से रिलेटेड, देन फिर मैं आपको ऑडिट वाला पोर्शन भी एक्सप्लेन करता हूँ कि वो हमारे पास किस तरह इन्वॉल्व है और पेपर में किस तरह आता है। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर? सही है। अब आ जाते हैं ऑडिट एश्योरेंस वाले एरिया पे। ऑडिट एश्योरेंस वाला एरिया आपने CFF 6 में कवर किया हुआ है। ये रिवाइज करने वाली चीज अभी हम अप्रोच में कवर करते हैं इंशाल्लाह एंड में,
कि किस तरह चीजें रिवाइज करनी है, हम किस तरह लेके चल रहे होंगे। अभी थोड़ा सा हम इस MSA 1 को समझ लेते हैं। अब ऑडिट वाले एरिया से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो देखें, ऑडिट की भी चीजें आपको सारी नजर आएंगी। आपके पास इसमें आइजाज की लिस्ट की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ चीजों को, उसने टॉपिकल फॉर्म के अंदर चीजों को लिखा हुआ है कि भाई रिपोर्टिंग की चीजें बता दो, ऑडिट रिस्क बता दो, गोइंग कंसर्न बता दो। इसके अंदर भी मोर और लेस आपका ऑडिट पूरा कंप्लीटली इन्वॉल्व है। लेकिन आपके पास जो मेन आइजा का वॉल्यूम होता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें थोड़ी सी ज्यादा है, उसके अंदर भी कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। अब यहाँ पे भी वो ये नहीं करेगा आपसे, क्योंकि जब वो ऑडिट स्टेज पे आपकी डिटेल टेस्टिंग करके आ चुका है, अब वो ये नहीं बोलेगा कि भाई सब्सिक्वेंट इवेंट के अंदर जाके डुअल डेटिंग रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट मुझे बता दो। वो इतना ज्यादा डेप्थ के अंदर जाके कोई कॉम्प्लेक्स चीज पे नहीं जाएगा। हाँ, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, सब्सिक्वेंट इवेंट का कोई भी सिनेरियो बन सकता है बेसिक सा, उसकी लिंकेज आपके पास गोइंग कंसर्न से, आपके ऑडिट से, बाकी चीजों से बिल्कुल हो सकती है। तो अगेन इसके लिए भी हमें क्या करना है, हमें इसके लिए ऑडिट के स्टैंडर्ड्स का ओवरव्यू तो लेते हुए चलना है। लेकिन हमें प्रैक्टिस जब करनी है ना, तो वो हमें सिर्फ MSA स्टाइल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको फर्क बताया, ऑडिट के अंदर आपका वो थ्योरेटिकली चीजों को टेस्ट कर रहा होगा, टेक्निकल स्किल्स पे फोकस ज्यादा होगा, स्टैंडर्ड की कवरेज करना उसका मेन पर्पस होगा। MSA के अंदर वो आपको प्रैक्टिकल एंगल सिखाएगा। MSA के अंदर वो आपको ये जजमेंट सिखाएगा कि भाई क्या मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल नजर आ रहा है, क्या आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप मैनेजमेंट के फैक्टर्स को, उनकी डिस्कशन को, जो भी इवेंट्स अकर हुए ड्यूरिंग द ईयर, उससे आप किस तरह फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं। क्या आपको नजर आ रहा है कि भाई मेरे पास जो PSS के अंदर परफॉर्मेंस जा रही है कंपनी की, वो डाउनवर्ड जा रही है, अपवर्ड जा रही है, किस तरह मुझे उसको चीजें कवर करनी है। तो ये सारी चीजें आपके पास किस तरह कवर होंगी, जब आप MSA स्टाइल के क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ऑडिट पूछा किस तरह जाता है, MSA के अंदर उसकी ड्राफ्टिंग किस तरह होती है, MSA के अंदर स्टेज ऑफ ऑडिट का आइडेंटिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट है। क्या मुझे प्रैक्टिकली ये पता है कि मैं प्लानिंग स्टेज पे क्या चीजें कर रहा होता हूँ? क्या मैं ये तो नहीं करूंगा कि मेरा पार्टनर से रिव्यू जा रहा है और मैं बात करूंगा कि भाई मैंने बैंक इन्फॉर्मेशन मैच कर ली, सारी चीजें कर ली। क्या मुझे प्रायोरिटाइजेशन ऑफ इश्यूज आती है? क्या मुझे पार्टनर रिव्यू मैनेजर रिव्यू के अंदर फर्क पता है? क्या मुझे टाइमलाइंस की अंडरस्टैंडिंग है? क्लाइंट से इनिशियल मीटिंग से किस तरह मुझे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, किस तरह मुझे उसको ड्राफ्ट करना है, किस तरह इशूज को मुझे आइडेंटिफाई करना है। ये सारी चीजें यहाँ पे आपके पास MSA के अंदर आ रही होंगी विद अ डिफरेंट अप्रोच। अब आ जाते हैं आपके पास लॉ वाला एरिया। लॉ वाला एरिया यूजुअली यही देखा गया पास पेपर में कि हार्डली 4 या 5 मार्क्स से ज्यादा कभी भी पूछा नहीं गया। 2 मार्क्स का, 2-3 मार्क्स के सवाल एक आध अटेम्प्ट में नजर आए। उसके अंदर आपके वही अकाउंट्स वाले सेक्शन हैं, डिविडेंड्स वाले सेक्शन हैं, ऑडिट के सेक्शन जो कॉर्पोरेट लॉ के अंदर होते हैं, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपके पास है। लेकिन अगेन ये लॉ का पेपर नहीं है जिसके अंदर वो स्पेसिफिकली जाके 5-10 मार्क्स का सवाल बनाते लॉ के ऊपर। सिर्फ ओवरव्यू वाली चीज पूछा भी गया 1-2 मार्क्स के लिए। कोड ऑफ एथिक्स भी अगर है आपके पास, तो ये नहीं है कि ऑडिट की तरह उसने कॉम्प्रिहेंसिव सिनेरियो बना दिया 10 से 15 मार्क्स का। हार्डली 5 से 6 मार्क्स का सिनेरियो होगा, 7-8 मार्क्स तक जा सकता है। उसके अंदर भी बिल्कुल बेसिक लेवल पे रहेगा। लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेरी कंप्लीटनेस का इंश्योर होना। मुझे पता होना चाहिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस से रिलेटेड क्या इथिकल इश्यूज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जो फर्म के अंदर मौजूद है उससे रिलेटेड मेरे क्या इथिकल इश्यूज हो सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया सिलेबस ओवरव्यू। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस पेपर का ओवरव्यू पता चल गया, सिलेबस के बारे में पता चल गया। अब आ जाते हैं पेपर स्टाइल के ऊपर। पेपर स्टाइल को चेक करने के लिए हम एक पास पेपर का पेपर ही देख लेते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि भाई ये पेपर किस लेंथ पे होता है, इसकी स्ट्रक्चरिंग किस तरह होती है। सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अब अगर आप देखें इसको, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। मेरे पास ये पेपर आ रहा है 4 आवर्स 15 मिनट का। ये एक एक्सेप्शनल केस था जो इस अटेम्प्ट के लिए आईकेएफ ने किया था, क्योंकि पहली बार आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहा था। तो जो उसके टेक्निकल इश्यूज आ सकते थे, बहुत सारे आपके पास चैलेंजेस चल रहे थे, स्टूडेंट फेस कर रहे थे, उसकी वजह से आईकेएफ ने इस अटेम्प्ट के लिए ये लेवरेज किया कि भाई आप हाफ एन आवर एक्स्ट्रा ले लें। अदरवाइज ये पेपर आपका 3 आवर्स 45 मिनट्स का स्टैंडर्ड पेपर होता है, जो इस अटेम्प्ट में भी 3 आवर्स 45 मिनट्स पे ही आ जाएगा, अनलेस आईकेएफ कोई अनाउंसमेंट वगैरह करके इसको दोबारा रिवाइज ना कर दे। लेकिन आप अपने माइंड में वही रखें कि स्टैंडर्ड पेपर टाइम क्या है, 3 आवर्स 45 मिनट्स। अब 3 आवर्स 45 मिनट्स का इतना कॉम्प्रिहेंसिव पेपर, आपको लग तो रहा होगा कि यार टाइम तो बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको पेपर शो भी करा देता हूँ। इंस्ट्रक्शंस तो आप
इतनी डिटेल में छोड़ ही दें, अब आप क्वेश्चंस पे आ जाएं। अब क्वेश्चन वन आपके पास है। क्वेश्चन वन के अंदर आप सिर्फ ये देखें, अपेंडिक्स 1 2 3 4 5 6, 6 डिफरेंट अपेंडिसेस हैं, एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो क्वेश्चन वन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है। रिक्वायरमेंट आप देखें, आपके पास ए से लेके ई तक की रिक्वायरमेंट स्प्रेड हुई हुई है। उनके अंदर फर्दर सब रिक्वायरमेंट अलग होंगी, उस पर अभी हम नहीं जा रहे। 50 मार्क्स का आपके पास ये क्वेश्चन है। अब 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपने करना है जिसके अंदर 6 एग्जिबिट्स हैं, मोर देन 6 रिक्वायरमेंट्स हैं, सब रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन को कोरिलेट करना, लिंक करना, एसिमिलेट करना, ये सारे चैलेंजेस आपको एमएसए वन के अंदर मिल रहे होंगे। चीजें लग तो रहा होता है कि हमें बाज़ औक़ात बहुत सिंपल हो रही होती हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ ये देखें, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपके पास है, सिर्फ आप अभी कंटेंट पे फोकस करें, अभी आप अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट ट्रीटमेंट पे ना जाए कि डेटा हमें किस तरह गिवन हो, कितना सारा डेटा गिवन है एक ही सवाल के अंदर। और हर डेटा की रेलिवेंस आपको मैं अगर बताऊं तो सवाल के अंदर होती है, रिडंडेंट डेटा बहुत कम होता है। ईमेल भी आ रही है, एक्सट्रैक्ट भी गिवन है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, आपस में लिंक करके ऑडिट इश्यूज की भी बात करनी है, ऑडिट रिस्क की भी बात करनी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझाना है, जर्नल एंट्रीज भी बनानी है, कैलकुलेशंस भी करनी है। IFRS 9 भी आ रहा है आपके पास, IS 40 भी आ रहा है आपके पास, IFRS 16 भी आ रहा है। एक ही सवाल के अंदर मल्टीपल चीजें हैं, और कहीं पे भी आपको कोई हिंट नहीं मिलेगा कौन सा IFRS है। FFR की तरह वो स्पेसिफाई तो बहुत दूर की बात है, वो कुछ भी नहीं बताएगा आपको। देन उसी के बीच में इथिकल इश्यूज वाली अगर कोई चीजें हैं, ऑडिट की कोई स्पेसिफिक चीज है, जैसे आपकी बार उसने आइजा 401 पूछ लिया था आपसे, शेयर सर्विसेज वाली चीज पे, ईमेल फ्रॉम फाइनेंस डायरेक्टर भी आपके पास आ जाएगी, इथिकल इश्यूज भी आपके पास आ रहे होंगे। ये सारी चीजें एक ही सवाल में थी। 8 पेजेस पे आपका क्वेश्चन वन था सिर्फ, 8 पेजेस पे। टोटल आप देख रहे हैं 9 of 17 आ रहा है, इसका मतलब टोटल 17 पेजेस पे आपका क्वेश्चन पेपर होता है। अब इस अटेम्प्ट में तो आई के अपने हार्ड पेपर अलाउ किया था। हार्ड पेपर जब आता है ना तो वो बुकलेट फॉर्म में होता है आपके पास। अब आप अंदाजा लगा लें कि 3 hours 45 minute 17 पेजेस के क्वेश्चन पेपर के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। इसके अंदर क्या बिगर चैलेंज आएगा वो भी मैं आपको फिर एंड में जाके कवर करता हूँ। देन मेरे पास क्वेश्चन टू है। क्वेश्चन टू आपके पास स्पेसिफिकली अकाउंटिंग सिनेरियो पे है, उसका एथिक्स वाला पोर्शन भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस वाली सिचुएशन पे। 25 मार्क्स का क्वेश्चन टू होगा, मोस्टली ये आपके पास अकाउंटिंग रिलेटेड इशू होता है। इसके अंदर भी आप लेंथ देखें इसकी, 3 अपेंडिसेस इसके अंदर आ गए हैं, चौथा अपेंडिस भी आ रहा है 25 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपके पास। देन आपके पास क्वेश्चन थ्री। क्वेश्चन थ्री मोर टुवर्ड्स ऑडिट इंक्लाइन हो रहा होता है, लेकिन अकाउंटिंग इसके अंदर सिग्निफिकेंट इन्वॉल्व हो भी सकती है। अगेन ये भी 25 मार्क्स का है, लेकिन आप रिक्वायरमेंट्स की वैरायटी देखें इसके अंदर, तो आपके पास 6 से 7 रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर भी बन रही होंगी। अगेन अपेंडिसेस की लेंथ इसके अंदर भी बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पे जाके ये पेपर आपके पास खत्म हो रहा है टोटल 17 पेजेस पे। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन को किस तरह हमें कंट्रोल करना है, किस तरह एसिमुलेट करना है, किस तरह माइंड में चीज़ों को याद रखना है, ताकि हम लिंकिंग प्रॉपरली कर सकें, किस तरह ड्राफ्ट कर सकें, ये सारे चैलेंजेस MSA 1 के अंदर आते हैं। स्पेशली जब आप सॉफ्टवेयर पे भी मूव कर जाते हैं, आपकी अटेम्प्ट के अंदर हार्ड पेपर भी आपको नहीं मिलेगा, सॉफ्टवेयर पे ही क्वेश्चन पेपर आ रहा होगा, एक पेज एट अ टाइम शो हो रहा होगा, तो किस तरह इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना है, किस तरह लेके चलना है, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करते हैं। अब वापस आ जाते हैं। ओवरव्यू पे हमने बात कर ली, सिलेबस हमने देख लिया, पेपर स्टाइल को हमने समझ लिया। अब एग्जाम के अंदर रिक्वायरमेंट्स किस किस तरह की आती हैं, अप्रोच क्या होनी चाहिए सेल्फ स्टडी में अगर कोई जा रहा है, अगर कोई क्लासेस लेके पढ़ना चाह रहा है तो उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो सर हामिद आपको एक्सप्लेन करेंगे। देन फिर मैं कॉमन मिस्टेक जो इस पेपर के अंदर होती हैं, जो मुझे आज के दिन पता होना जरूरी है ताकि मैं अपनी स्टडीज को प्लान कर सकूँ, मैं उस पर बात करता हूँ। सर हामिद, आपको आवाज़ आ रही है? आप मुझे कंफर्म कर दिएगा तो फिर मैं आपको अनम्यूट भी कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर अरीब के साथ बेसिकली ये जो MSA 1 का कोर्स होगा ये मेले के साथ चल रहा होगा। हम दोनों कलेक्टिवली चीज़ों को डिसएग्रीगेट कर रहे होंगे और एक्सप्लेन कर रहे होंगे, और कोशिश यही होगी कि मैक्सिमम, जैसे कोर्स का ओवरव्यू तो आप लोगों ने देख लिया है कि इसमें कंप्लीट कंप्लीट हमारे पास FR का एरिया मौजूद है, ऑडिट का एरिया मौजूद है, थोड़ा बहुत लॉ का भी एरिया मौजूद है।
अब इतना बड़ा कोर्स होने की वजह से हम इसकी कवरेज कैसे करें? क्या हम पूरे पूरे ऑडिट के लेक्चर्स अपने रिव्यू करें, या हम पूरे पूरे अपने एफआर के लेक्चर्स और अपने रजिस्टर्स को ओवरव्यू करें, प्रैक्टिस करने बैठ जाएं? तो बिल्कुल ऐसा तो बिल्कुल कोई पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। फर्दर एक प्रीएम्बल ऑफ द पेपर आप लोगों को एक आइडिया हो गया है कि वो क्या है। हम कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब उन कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन की बारी है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम एंटर होने जा रहे हैं, तो इसीलिए क्वालिफिकेशन से पहले आई कैप ने एक ऐसा पेपर रख दिया कि भाई प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप जाओ तो आप बिल्कुल यूनिक ना लगो, आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड हो कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में किस तरह कनेक्टेड चीज़ों को हमें लेके चलना होता है। और डॉट्स को ज्वाइन करते हुए हमें खाली ये नहीं कि एक फ्रेम ऑफ माइंड के साथ किसी एक सब्जेक्ट के लिए सोचना है, बल्कि इंटीग्रेटेड फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव सोचना है। जैसे इस पेपर में तो फिर भी चले ऑडिट और रिपोर्टिंग है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप टैक्स भी साथ सोच रहे हो, अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन भी साथ सोच रहे हो। कोई भी एक बड़ी ट्रांजैक्शन होती है तो उसको कंक्लूड होने में, इंडस्ट्रीज में या किसी भी कंपनी में कोई बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, महीने महीने लग जाते हैं। और सारे क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट्स तीन तीन चार चार एक ही डिपार्टमेंट में मौजूद होते हैं। उसके बावजूद भी क्यों होता है ऐसा? क्या हमें एक चीज प्लान करनी है, एग्जीक्यूट करनी है, तो प्लानिंग स्टेज पे ही हमें पता हो क्या क्या इम्प्लीकेशंस आएंगे। और खाली अकाउंटिंग से हमें डील नहीं करना, हमें पूरी कंपनी चलानी है। तो उसका एक फ्लेवर देने के लिए ये पेपर आया है। सबसे पहले हम जो है, आप लोगों ने पेपर का स्टाइल वगैरह देख लिया, तो अब थोड़ा सा एक रिलीफ देने वाली चीज़ ये है कि ऑल दो पेपर एक काफ़ी लेंथी होता है, ऑलमोस्ट 16-17 पेजेस तक एक्सटेंड कर रहा होता है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि हमने सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। एक सबसे फोरमोस्ट बात यह है, खाली हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है। इस माइंडसेट को हमें MSA 1 के स्टाइल में लेके आना है। कंप्यूटेशनल एंगल से हमने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, कॉन्सेप्ट्स भी होंगे। उन कॉन्सेप्ट्स को जॉट डाउन कैसे करना है, ड्राफ्ट कैसे करना है, ये एक चैलेंज है। फिर सेकंड चीज़ ये है कि हमारे पास जो सवाल आते हैं उनकी कॉमन रिक्वायरमेंट्स काफ़ी मिलती जुलती हैं, ऑल दो इशूज़ तो चेंज होते रहेंगे। किसी ईयर में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टेस्ट हो रहा होगा कि वेदर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन भी रही है कि नहीं बन रही है। किसी ईयर में आपके पास कोई IFRS 16 का सेल एंड लीज बैक वाला एरिया टेस्ट हो रहा होगा। लेकिन इन सारी रिक्वायरमेंट्स अगर हम देखें ना, तो ऑन एंड ऑफ की चार पांच जो लिखी हुई चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, इसी में ही घूम रही होंगी। एक सबसे कॉमन रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट। वो आपको एक सिनेरियो दे देगा, कोई नई चीज़, कोई नया इवेंट कंपनी में हो रहा होगा। अब उसमें वो कहेगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन बता दो। इसमें आपने कंप्यूटेशन करके ये नहीं बताना कि मैं ये लीज रिकॉर्ड करूंगा तो मुझे लीज ये लीज लाइबिलिटी आएगी या ये ROU आएगा। इसको पूरा आपको समझाना पड़ेगा मैनेजमेंट को, ऐसा समझ के कि सामने वाली ऑडियंस जो है वो आपकी, वो अकाउंटिंग से ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। वो खाली आपकी ये कंप्यूटेशन देख के नहीं समझेगी, बल्कि आपको उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब इस एक्सप्लेन करते हुए हमें वापस से वही बात याद आती है कि पेपर इतना बड़ा है, 16-17 पेजेस का, हमें ये भी मैनेज करना है। तो हमें चीज़ों की डेप्थ में नहीं जाना, हमें आता बहुत ज़्यादा होगा। हमें हर चीज़ को ब्रेथ में कवर करना है, यानी कि मैक्सिमम पॉइंटर्स कवर करने हैं जो एक सिनेरियो में आ रहे हैं। लेकिन उन सिनेरियोज के अंदर डीप ड्रिल डाउन जाके चीज़ों को नहीं देखना, अदरवाइज हमारा पेपर नहीं हो सकता। इसी तरह ऑडिट रिस्क रिलेटेड और प्रोसीजर रिलेटेड रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट काफ़ी सिमिलर है जो हम अपने ऑडिट के पेपर में भी देख के आ चुके हैं। इसमें बस थोड़ा सा फर्क जो हमें नज़र आएगा वो ये आएगा कि डिफरेंट पेपर्स में हमें वो स्टेजेस ऑफ ऑडिट भी बता रहा होता है, यानी कि हम प्लानिंग फेज में है, एग्जीक्यूशन फेज में है, या कंक्लूजन फेज में। प्लानिंग फेज में एक थोड़े से हाइपोथेटिकल ऑडिट रिस्क आ रहे होते हैं, एक प्लान प्रोसीजर्स हाइपोथेटिकल प्रोसीजर्स आ रहे होते हैं। एग्जीक्यूशन या उसके एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद कंक्लूजन के स्टार्ट में हम एक ओवरऑल इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं कि हमने जो प्रोसीजर्स आज की डेट तक परफॉर्म किए, इसमें से लेफ्ट ओवर रिस्क कौन से बच गए। बहुत सारी चीजें तो हमने कवर कर ली होंगी, तो उसमें बड़ा एक टारगेटेड रिस्क फैक्टर चाहिए होता है कि हमने ये प्रोसीजर करा, फॉर एग्जाम्पल ABC,
लेकिन अभी भी लग रहा है कि ये जो एक नई ट्रांजैक्शन आई थी इसको शायद हम उस तरीके से नहीं देख पाए। फिर प्रोसीजर्स भी उसी हिसाब से टारगेटेड होंगे। तो फेज ऑफ द ऑडिट को देखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस ऑडिट रिस्क एंड प्रोसीजर्स को जस्टिफाई करने के लिए। रटे रटाए प्रोसीजर्स हम लिखने पे जाएंगे तो वो खाली हमारा पेज ही बढ़ रहा होगा। ऑल्दो वो क्या कहते हैं, हो सकता है आपके पेपर की रिक्वायरमेंट ही ना हो और हमारा खाली टाइम वेस्ट हो रहा हो। इसी तरह रिव्यू करना जूनियर के वर्क का, तो उसमें भी यही है कि जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होने चाहिए क्या वो हो रहे हैं सारे या नहीं हो रहे। एजर्शंस हमारी कंप्लीटली इंश्योर हो रही हैं नहीं हो रही। ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इम्पेक्ट आना चाहिए, ये भी काफ़ी हद तक सिमिलर रिक्वायरमेंट है हमारे ऑडिट से रिले ऑडिट में जो होती थी कि भाई अगर कोई इशू आ गया मैनेजमेंट और हमारे दरमियान कोई डिफरेंस आ गया उसको रिजॉल्व कैसे करना है। डायरेक्टली हमें इस फेज में नहीं जाना इम्पेक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट के भाई ये मिस एरर आ गया या जो भी मिस रिप्रेजेंटेशन आ गई इसकी बेसिस पे हम डायरेक्ट क्वालिफाई कर दें। हम पहले एक टेबल पे बैठेंगे, मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करेंगे चीज़ें कि क्या चीज़ गलत हो गई क्यों गलत हो गई। फिर उनको इंसिस्ट करेंगे कि भाई आप करेक्ट कर लें इसको और रेक्टिफाई कर लें ताकि कोई ऐसा इशू ना आ जाए। और इवन अगर वो रेक्टिफाई भी कर रहे हैं तो फिर भी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ कैम, ईओएम। तो ये सारी एक स्टेप वाइज गाइडलाइंस हमें हमारे माइंड में होंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉमन रिक्वायरमेंट्स को एक साथ जॉट डाउन करने का मतलब ये है कि ऑल दो इशूज हर दफ़ा डिफरेंट आ रहे होंगे, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो टेस्ट हो रहा होगा वो हर दफ़ा डिफरेंट आ रहा होगा, लेकिन हमारी अप्रोच बड़ी क्लियर हो, हमारा फ्लो बड़ा क्लियर हो। क्योंकि ड्राफ्टिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस पेपर का। तो वो फ्लो से हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। वो फ्लो जब हम तकरीबन 10 12 13 15 सवाल कर चुके हों इस तरह की रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो बाद में हमें पेपर के मोमेंट में हमें ये ना हो कि यार ये मैं स्टार्ट कैसे करूं और ख़त्म कैसे करूं। फिर खाली ये हो कि इशू क्या है, ये कोई यूनिक सा इशू है, वो इशू भी मैंने पढ़ा हुआ होगा, हो सकता है टेस्ट ना हुआ हो लेकिन मैंने आईएफआरएस रिवाइज करते हुए वो चीज़ें पढ़ी हुई होंगी। तो खाली मुझे इशू चेंज करना है, मुझे अपना फ्लो मेरा पूरा माइंड में बना हुआ है कि मैंने किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक क्वेश्चन आ रहा होता है। सबसे ज़्यादा की क्वेश्चन रिक्वायरमेंट है ये, और ये बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी आ रहा होता है और ये हमारे ऑडिट पर्सपेक्टिव से भी आ रहा होता है। ऑडिट में हम एक ओवरऑल एनालिटिकल रिव्यूज बना रहे होते हैं एक प्लानिंग के वक्त। रीज़न क्या होता है, ये जो हमारे रेशो एनालिसिस है बेसिकली ये हमें रिस्क आइडेंटिफाई करके दे रही होती है कि क्या रिस्क आने वाला है और उस रिस्क को हमें एड्रेस कैसे करना है। कोई क्रिटिकल चीज़ है जो इस साल बिजनेसेस को इम्पैक्ट करी है, वो हमारे क्लाइंट में इम्पैक्ट नहीं करी, रिस्क आ गया क्यों नहीं हुआ ये वाला इम्पैक्ट। हमारा क्लाइंट एक्सपोर्ट करता था, हमारी करेंसी बड़ी ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गई तो इसकी सेल्स तो शूट करनी चाहिए, नहीं करी तो क्यों नहीं करी। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी इसी तरह क्या है, प्लानिंग स्टेज पे भी होता है, कंक्लूजन स्टेज पे भी होता है। कंक्लूजन स्टेज पे इसको करने के डिफरेंट रीजन होंगे, वो क्या होंगे, क्या हमने प्रॉपरली कंक्लूड कर दिया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट या नहीं। बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो बिजनेस की तो की ही यही है, हर महीने डायरेक्टर्स आप लोगों से ये वाली सारे काम करवा रहे होंगे। आप अगर मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस में जा रहे होंगे कि भाई कौन से रेशोज इंडस्ट्री से, अब वहाँ पे थोड़ा सा आस्पेक्ट थोड़ा सा चेंज ये हो जाता है कि वहाँ पे कंपैरेटिव आपका इंडस्ट्री बन जाता है, कंपैरेटिव आपका कंपैरेटिटर बन जाता है। एथिकल इश्यूज जिस तरह सरीब ने एक्सप्लेन किया इसमें भी वही वाली एक बाउंड्री लाइन है कि दो पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एथिकल इश्यूज देखे जाते हैं। एक एक इंडस्ट्री का चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक एक फर्म का चार्टर्ड अकाउंटेंट। फर्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली जिम्मेदारी ज़्यादा एक्सटेंडेड है और वो हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं अपने ऑडिट वगैरह के पेपर्स। अब हम देख लेते हैं अपनी अप्रोचेस टू स्टडी। अप्रोच वन बेसिकली थोड़ा सा ये है कि अगर किसी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है क्लासेस लेने का, तो उसको किस तरीके से सेल्फ प्रिपरेशन में किस तरीके से जाना। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ कह देता हूँ कि चाहे अप्रोच वन हो यानी कि आप सेल्फ प्रिपरेशन में जा रहे हो, चाहे अप्रोच टू हो हमारे साथ, चाहे आप कवरेज पे जा रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों की अपनी सीरियसनेस है।
टूवर्ड्स द कोर्स, और आप किस तरह शुरू से इंडल्ज रहते हो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। देखा ये गया है कि स्टार्ट में तो लोग फिर भी थोड़े से सीरियस हो जाते हैं, फिर आगे चल के लाइव क्लासेस में बहुत कम अटेंडेंस नज़र आ रही होती है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये टीचर को भी डिस्ट्रैक्ट करती हैं ओवरऑल, और आप लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर आप क्लासेस भी ले रहे हो या सेल्फ स्टडी पे भी जा रहे हो, आपका अपना जो इंक्लिनेशन है या आपका अपना सीरियसनेस जो है, वो बहुत ज़रूरी है इन एनी केस, अगर हमें पेपर क्लियर करने की अप्रोच में जाना है। तो ये तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी, चाहे जिस भी अप्रोच में आप लोग जा रहे हो, डे वन से, आज से, जब भी टाइम मिले, आपने चीज़ों को कवरेज पे जाना है और अपनी सीरियसनेस नहीं छोड़नी है। ऐसा नहीं कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें चीज़ों को, कि भाई ये पेपर हमने पढ़ा हुआ है कुछ। ये भी लोगों के दिमाग में होता है कि यार ये तो हमने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, खाली एक अप्रोच से फेमिलियराइज होना है, हम आखिरी 10 दिन में कर लेंगे, आखिरी 20 दिन में कर लेंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट होगी, चाहे हमारे साथ आप कोर्स ले रहे हैं नहीं ले रहे, लेकिन ये अप्रोच हमें नहीं करनी। ये एटीट्यूड जो है ना, हमें अल्लाह न करे गलत डायरेक्शन में ले जाए। तो जिन जो स्टडी की तरफ जा रहे हैं उनके लिए क्या है कि सबसे पहले आप जो है अपने कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लें, ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज कर लें। अच्छा, अगर आप फर्म में आज भी काम कर रहे हैं और ऑडिट से ही एसोसिएटेड है, तो शायद ये फर्म ऑडिट वाला काम आपके ऊपर इतना ज़्यादा ना है बर्डन कि इनको रिव्यू करने का, क्योंकि आप ये चीज़ें अप्लाई कर रहे होगे डे टू डे मैनर। तो और MSA 1 का जो पेपर है, ये काफ़ी प्रैक्टिकल पेपर है, जो एक्चुअली आप देखोगे ना, अक्सर मैंने तो इनफैक्ट ये ऑब्जर्व किया है, जो जो टाइप के इश्यूज हमें फर्म में आ रहे होते थे, अक्सर उसी टाइप का सवाल आ रहा होता है और वही इशू कोई ना कोई लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, कि कोई एग्जाम नहीं इस पे चला गया, आपके ऊपर हैंड ओवर आ गया, अब कंक्लूजन की जिम्मेदारी आपकी है, तो आप क्या करोगे। मतलब वो जो सिनेरियो दे रहा होगा और वो चीज़ें रिक्वायर कर रहा होगा ना, वो बड़ी प्रैक्टिकल सेंस में पूछ रहा होता है। अच्छा, अब रिवाइज कैसे करने हैं हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह, अगर हम खुद से चल रहे हैं, तो आपके अपने जो पुराने रजिस्टर्स हैं FR के टाइम पे, उसको आप रिव्यू करें और कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को रिव्यू करें। प्रैक्टिस करने नहीं बैठ जाइएगा, वरना बहुत लेंदी आप टाइम उसमें गुजार देंगे, जबकि पेपर की शायद MSA 1 की उस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कॉन्सेप्ट छोड़ के फिर आपने क्या करना है, आई कैप के एग्जाम स्टाइल्स क्वेश्चन पे आ जाए, जो हमारे क्वेश्चन बैंक या वर्क बुक में दिए हुए। उससे एक आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके का सवाल आ रहा है। ऑल्दो वो थोड़े से लाइट लेवल क्वेश्चन हैं, उतना नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेट पता चल जाएगा, एक रिक्वायरमेंट्स किस तरीके से आ रही है, किस तरीके से हमें आंसर को फ्रेम डाउन करना है और ड्राफ्ट करना है। अच्छा, ड्राफ्टिंग के लिए भी आपको उसमें एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि आई कैप के जो सजेस्टेड आंसर है वो काफ़ी हद तक इस तरह लिखे हुए हैं कि हमारा पेपर भी पूरा हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में उन्होंने भी नहीं गए। फिर हमें आई कैप के पास पेपर क्वेश्चंस की तरफ मूव करना चाहिए। और ये जब हम मूव करें तो हमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जब भी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, चाहे क्लास में कर रहे हो, चाहे हम सेल्फ स्टडी की बेसिस पे कर रहे हो, क्लास में भी, क्योंकि हम जब सवाल कर रहे होते हैं, हम एक डिस्कशन मोड में काम कर रहे हो। अगर कोई चीज़ क्लिक नहीं करती, कोई कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं करते, तो आपने जाके वो हाईलाइट कर दिया कि यार ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लिक नहीं कर रहा था, कम से कम ये वाला अगर कॉन्सेप्ट दोबारा है तो मैं सही से पिक कर लूँ, या मैंने ये चीज़ गलत तरीके से अटेम्प्ट की थी। एक मतलब एक मिस्टेक लॉग या जो भी इश्यूज आ रहे थे, वो इश्यूज लॉग बना लें अपना, हर किसी का वो अलग बनेगा। इसलिए ये पहले से प्री फॉर्मेटेड हम नहीं दे सकते। अपना एक इशू लॉग बना लें, और वो फिर जाहिर है ग्रेजुअली जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा करते रहेंगे, वो इशू लॉग में से चीज़ें कटती रहेंगी कि ये चीज़ें तो अब मुझे आती नहीं है, ये मेरा नेचर बन चुकी है, ये वाला इशू अब मुझे नहीं आता। आखिर में कोई 10-15 पॉइंटर्स आपके पास बचेंगे, जब बिल्कुल एग्जाम सर पे होंगे, उन पॉइंटर्स को फिर आप सही से देख लोगे। उससे पहले के जो होंगे, हो सकता है वो थोड़ा प्री मेच्योर हो, क्योंकि उस वक्त आपको पेपर का आइडिया ना हो, तो वो वाली चीज़ें फिर आप कट कर दो, लेकिन इशू लॉग बनाना बड़ा ज़रूरी है। एग्जाम एनवायरनमेंट में आपका पोर्टल पे सवाल एटलीस्ट 2 कंप्लीट पास पेपर करना बड़ा रिकमेंडेड है और बहुत ज़रूरी है पेपर में बैठने से पहले। ऑल्दो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सबसे बड़ी की तो वही चीज़ है, हमारे ड्राफ्टिंग स्किल्स, ये असल मेन चीज़ है। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर आया है, ये भी एक चैलेंज है थोड़ा सा। हो सकता है हमारे कॉन्सेप्ट्स बड़े स्ट्रांग हो, हम पेपर को बड़ा अच्छा एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर की वजह से हम फेमिलियर ना हो और इस वजह से हमारा टाइम ज़्यादा लग जाए।
तो हमें किसी भी चीज़ को लाइट नहीं लेना है, फुल सीरियस मोड में सॉफ्टवेयर से पे भी शुरू से हमें अलाइनमेंट रखनी है। शुरू से हमें ये देखना है कि सॉफ्टवेयर किस तरह चल रहा है, सॉफ्टवेयर का इंटरफेस क्या है, सॉफ्टवेयर क्या क्या करने, क्या क्या सॉफ्टवेयर में इश्यूज भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल लोगों को इश्यूज आ रहे थे कि भाई फॉर्मूला कभी पेस्ट हो रहा था, कभी नहीं हो रहा था। तो वो सारी चीज़ें हम जब 6-8 दफ़ा प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो फिर ही हमें पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें और उन इश्यूज से कैसे ओवरकम करना है उनको। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। खाली हमें तनकीद नहीं करनी है कि भाई ये सॉफ्टवेयर में मसला है और हम रोके बैठ जाएं, इसका कोई फायदा नहीं है। हमें उसको ओवरकम करना है और पॉजिटिवली चीज़ों को लेके चलना है। अच्छा, ICAW के क्वेश्चंस को भी हमें एक दो कर लें या एटलीस्ट 4-5 कर लें तो अच्छा है। ICAW के क्वेश्चंस करते हुए अगर हम सेल्फ स्टडी पे जा रहे हैं तो प्लीज़ उसके सजेस्टेड आंसर्स पे नहीं जाइएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखे हुए होते हैं। और अगर हम उस अप्रोच पे जाने लग गए या उस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करने लग गए तो हमारा कभी भी पेपर नहीं हो रहा होगा। अब हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे होंगे अप्रोच 2 में। अप्रोच 2 में बेसिकली हमारा तरीका कुछ इस तरीके से है कि अगर हम डे 1 से पेपर सॉल्व करने लग जाएं तो फिर वो वाली बात नहीं आ रही होगी, क्योंकि हमारे हो सकता है कॉन्सेप्ट्स रिव्यूड ना हो, और कॉन्सेप्ट में हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो फिर भी मसला है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच हमने ये रखी हुई है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स हैं उसको हमें क्या करना है। ये एक स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी बेसिकली कि ICAW का कौन सा पेपर है, वो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का पेपर है जो बिल्कुल MSA 1 से अलाइंड है तकरीबन, बल्कि कह लें MSA 1 जो है वो उसको देखते हुए लाया गया है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो लेक्चर हैं वो आपको लेक्चर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। जैसे जैसे हमारा फॉर एग्जांपल एक वीक का टारगेट होगा, एक ICAW आई कैप का कोई पास्ट पेपर सॉल्व करना है, उसमें 5 टॉपिक्स कवर हो रहा है। अगर वो 5 टॉपिक्स हमारे कवर हो रहे हैं तो उन 5 टॉपिक्स के हम जो भी क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट्स हैं उसके लेक्चर हैं वो रिकॉर्डेड अपलोड हो जाएंगे। वो आप लोग ड्यूरिंग द वीक डेज आप लोग उसको देख लोगे प्रॉपरली। अच्छा, वो जो कॉन्सेप्ट्स वाले लेक्चर हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो उस पर भी ऐसा नहीं है कि आप लोग फिर बोलें यार इतने सारे हम कहाँ से कवर करें। जो बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स भी हैं आपके, जैसे कंसोलिडेशन का हो गया, IFRS 15 हो गया, 9 भी हो गया, ये भी कोई 2.5-3 घंटे के अंदर कवर होंगे। और छोटे छोटे जो स्टैंडर्ड्स हो गया IS 10 IS 37, क्योंकि ये नीड है हमारी। रीज़न ये है बड़े फ्रिक्वेंटली टेस्ट हो रहे हैं, हालांकि छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं और बड़े ट्रिकी मार्क्स इसमें से हमें मिल सकते हैं जो अगर इसमें प्रॉपरली फोकस ना किया गया तो लूज हो सकते हैं। तो ये भी 10-15 मिनट्स की रिकॉर्डिंग्स हैं, अवेलेबल हैं। तो जितना MSA 1 की रिक्वायरमेंट है बिल्कुल एक्यूरेटली टेलर मेड वो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स हैं जो हमने कवर किए हुए हैं। उससे एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा। अगर बिल्कुल ही कोई चीज़ किसी को ब्लैंक हो गई है तो जाहिर है आप थोड़ा सा अकाउंटिंग में जाके अपना FR का रजिस्टर खोल के देख सकते हो, लेकिन 90% जो है वो आपको उस कॉन्सेप्ट रिव्यू से हेल्प आउट हो जाएंगी चीज़ें। फिर विद इन क्लास जो प्रैक्टिस हो रही होती है वो एक डिस्कशन मोड में हमारी हो रही होती है। एक अच्छा काउंट ऑफ क्वेश्चंस हम कवर कर रहे होते हैं, अराउंड 15+ क्वेश्चंस कवर कर रहे होंगे। प्लस ये जो सॉफ्टवेयर का चैलेंज अभी हमने डिस्कस किया है, सॉफ्टवेयर में भी हमने लास्ट टाइम भी कोई 5-6 सवाल कराए थे जो क्लास के मोड में ही कराए थे। और इससे हमें मतलब बेनिफिट ये हुआ था कि हमने ये भी देखा था कहाँ कहाँ हम सॉफ्टवेयर में जो इश्यूज आ रहे थे उसको कैसे ओवरकम करें, उन चैलेंजेस को कैसे मीट करें। तो क्लास में ही ये चीज़ें मतलब ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाती है। सेल्फ स्टडी में ये है कि अगर कोई बिल्कुल जान मानने वाला बंदा है तो बिल्कुल वो कर सकता है। क्लास के क्लास में आपका रिस्क कम हो जाता है कि आपको वीकेंड पे एक क्लास लेनी ही लेनी है, आपको आना ही आना है। तो इससे जो है एक रिस्क आपका कम हो जाता है और डायरेक्शन आपकी बिल्कुल प्रॉपर चले, ये भी एक चीज़ इंश्योर हो जाती है। फिर आपको एक और अच्छी बात यह है कि भाई एक हम समरी किट प्रोवाइड कर देंगे IFRS और ऑडिट जो भी हमारी चीज़ें आ रही है ना, ओवरऑल तकरीबन सारे स्टैंडर्ड्स की समरी किट है। उस समरी किट का फ़ायदा क्या होगा कि भाई आप पेपर में भी एग्ज़ाम में भी लेके जा सकते हैं। तो देखने में तो ये है कि इस पेपर में 5 बुक्स अलाउड है। अब वो सारी की सारी अगर हम 5 बुक्स लेके चले जाए ना तो फ़ायदा नहीं है, हम बुक ही खोलते रह जाएंगे और पेपर नहीं कर पाएंगे।
तो इस चीज़ को देखते हुए एक काफ़ी थिन सी बुक बनाई हुई है, समरी किट। उस समरी किट को अगर आप देखेंगे तो अराउंड 80 to 85 मार्क्स जो पेपर में टेस्ट हो रहे होंगे वो आपको समरी किट से मिल जाएंगी सारी चीज़ें। तो एक काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट को समराइज करके कवर क्या करा गया है। बस फिर आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स ही रह जाती हैं। मतलब एक चीज़ ये करनी है, आपने कॉन्सेप्ट को पिक करना है कहाँ से आया है, फिर वहां से जाके आपको उसको कंफर्म करके लिखना है और थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, ये चीज़ रह जाएगी। तो ये समरी गेट काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट करा था इस दफ़ा पेपर्स में भी और पिछले पेपर्स में भी, और काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा था स्टूडेंट्स का। ओवरऑल हमारा जो कोर्स होगा हम इंशाल्लाह 1 महीने पहले पहले कवर करा देंगे। क्वेरीज के लिए मैं और सर अरी बिल्कुल आप लोग। सर आपकी आवाज़ कट हो गई है, आई थिंक आप दोबारा रिपीट कर देंगे। सर अरी आप कंटिन्यू कर लें, मैंने ओवरऑल वो तो दे दिया आइडिया के किस सही। तरीके से अप्रोच करना है और हमारी क्या अप्रोच है। ओके। देखिए बेसिकली दो तीन सवाल भी आए हुए, मैं उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करनी होगी हमें सारी या नहीं करनी, उसके अलावा भी प्रैक्टिस करनी है, सीक्वेंस ऑफ लेक्चर क्या होंगे। तो सीक्वेंस ऑफ लेक्चर्स के लिए तो मैं आपको अभी वो दिखा देता हूँ। एक बार हम पोर्टल भी देख लेते हैं कि हमारे लेक्चर्स पोर्टल पे हैं किस तरह। बुकलेट भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बुकलेट है, उसका भी फीडबैक बहुत अच्छा हमारे पास रहा है। उसके अंदर हमने कोशिश ये की है कि MSA 1 का पेपर की जिस तरह की रिक्वायरमेंट है ना, जितना आपकी स्टैंडर्ड कवरेज होनी चाहिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे के अंदर, वो हमने उसके अंदर की हुई है। अब आप देख रहे हैं पूरा डेजिग्नेटेड पोर्टल है, इसके अंदर आपके पास डिस्क्रिप्शन वगैरह आ रही है। आपके पास चैप्टर वाइज हमने चीज़ों को बाइफिकेट किया हुआ है। ऑल दो MSA के अंदर आप देखेंगे मेजोरिटी सवाल मिक्स ऑफ टॉपिक्स होते हैं, जिसमें हमारे पास 2 भी होगा, 16 भी होगा। लेकिन जब भी हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कंप्लीटनेस को इंश्योर करें। कंप्लीटनेस इंश्योर करना इज मोर इम्पोर्टेंट, इसलिए हमने चैप्टर्स को भी टॉपिक वाइज ब्रेक किया हुआ है। अब लेट्स से 600 वाली चीज मैं आपको दिखाऊं तो उसके अंदर स्टैंडर्ड ओवरव्यू आपके पास आ रहा होगा, ऑडिट की बेसिक रिक्वायरमेंट्स किस तरह लेके चलना है, समरीज आ रही होंगी आइजा 600 की। देन जितने भी सवाल हैं या तो वो ICAW के होंगे या ICAP के होंगे। ऑडिट लेवल का, FR लेवल का कोई सवाल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था प्रैक्टिस का रेलिवेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेलिवेंट प्रैक्टिस मटेरियल इज योर ICAP क्वेश्चन बैंक फॉर MSA 1, ICAW कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग क्वेश्चन बैंक। इसके अलावा सॉफ्टवेयर बेस्ड भी प्रैक्टिस हमने की हुई थी मल्टीपल टाइम्स पे, ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया हो कि सॉफ्टवेयर पे सॉल्व किस तरह करना है। कंप्लीट सवाल भी हमने सॉफ्टवेयर पे सॉल्व किए थे। देन फिर एट दी एंड मैंने सेशंस रखे थे, जिसके अंदर मैंने स्टूडेंट्स को ये एडवाइस किया था, और टाइम बेस्ड एनवायरनमेंट में उनसे मैंने कहा था कि आप सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करें, देन मैं उस चीज़ को असेस करता हूँ। क्वेश्चंस मैंने शेयर किए हुए थे, देन सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रैक्टिस उनकी वहाँ पे हो रही थी। तो ये हमारे पास डेजिग्नेटेड पोर्टल है पूरा, जिसपे आपके पास चैप्टर वाइज चीजें आ रही हैं। उसके अंदर आपके पास स्टैंडर्ड ओवरव्यू से सारी चीजें स्टार्ट होंगी। उसके बाद अब हम उसके प्रैक्टिस एरिया के ऊपर मूव कर रहे होंगे। पास पेपर की डिस्कशन वगैरह भी यहाँ पे हमारे पास आ रही होगी, और स्टैंडर्ड की कंप्लीटर्स यहाँ पे आपके पास पोर्टल पे शो हो रही होगी। देन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स वगैरह जो हमारे पास आ रही होती हैं, और जो लास्ट अटेम्प्ट के अंदर स्टूडेंट का फीडबैक रहा, जो उनके क्वेश्चंस रहे एट दी एंड, वो सारी चीजें समराइज मैंने यहाँ पे की हुई है। देखें बेसिकली प्रैक्टिस किस पे करनी है, सीक्वेंस ऑफ लेक्चर्स क्या होने चाहिए, तैयारी किस तरह शुरू करें, सारी चीज़ें हमारे पास क्या क्या होंगी, वो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आप जहन में रखें कि आपकी जो अप्रोच है ना, मैं इसको उल्टा शुरू करता हूँ। इसको मैं आपके पास एटीट्यूड भी कह रहा होता हूँ। ये आपके पास क्लियर होना चाहिए कि आप इस अटेम्प्ट पेपर को किस तरह से लेके चल रहे हैं। फॉर ग्रांटेड आप लेके चल रहे हैं या इस पेपर को पास करने की नीयत से लेके चल रहे हैं। ये एटीट्यूड जब आपका अच्छा होगा, इसकी वजह से आपकी अप्रोच अलाइन होगी, देन आपके ये सारे इश्यूज ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे। अप्रोच क्या होनी चाहिए वो हमने डिस्कस कर लिया कि कॉन्सेप्ट ओवरव्यू वगैरह के साथ हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह पे मूव करना है। लेकिन उसके साथ मोर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मेरे पास प्रैक्टिस मटेरियल होगा वो ICAP का और ICAW का होना चाहिए। अब उसमें कितने सवाल सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करने हैं, कितने सवाल फिजिकली सॉल्व करने हैं, अब ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका कंफर्ट लेवल सॉफ्टवेयर पे क्या है। सॉफ्टवेयर आने की वजह से जो आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, जबकि मेरी नज़र में उसकी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा आपके पास बढ़ गई है। जो टेक्निकल स्किल्स आपकी है ना, अगर आप रीसेंट पेपर भी देखेंगे उसके अंदर अगर कोई कॉन्सेप्ट हमें आता था
अगर वो आईएफआरएस 16 से टेस्ट हुआ हुआ था, आईएफआरएस 15 से हुआ हुआ था, अगर वो कॉन्सेप्ट हमें पिक हो गया तो हम उसको सॉफ्टवेयर पे भी लिख लेंगे, हम फिजिकल पेपर पे भी लिख लेंगे। लेकिन अगर वो टेक्निकल कॉन्सेप्ट ही मुझे समझ में नहीं आया, वो रिक्वायरमेंट ही मुझे पिक नहीं हुई, तो मैं सॉफ्टवेयर पे भी उसका कुछ नहीं कर सकता। तो अपना फोकस सॉफ्टवेयर पे अभी लेके आप बिल्कुल ना जाए। अभी आप सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप लेकर आए, कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रिप लेकर आए। सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस जो है वो साइमल्टेनियसली चलते चलते ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस आपकी इंप्रूव हो रही होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सारे सवाल सॉफ्टवेयर पे करने के लिए चले जाएं और उसके चक्कर में हमारी प्रैक्टिस जो है वो इनकम्प्लीट रह जाए या हमारा सफिशिएंट टाइम उस पर लग जाए। सॉफ्टवेयर को सिर्फ आप ट्रीट करें एज अ मीडियम जिस पे आपने पेपर देना है। कॉन्सेप्ट पे आप फोकस करें अपने वही ट्रेडिशनल मेथड पे। आपको कन्वीनियंट होता है पेपर पे सॉल्व करना, आप पेपर पे सॉल्व करें। सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस हम भी इंशाल्लाह टाइम टू टाइम कवर कर रहे होंगे, तो उसकी अभी आपने टेंशन नहीं लेनी। अब आ जाते हैं सेलेक्टिव स्टडीज के ऊपर। अभी मैंने पेपर रिव्यू ही कर रहा था रीसेंट अटेम्प्ट वाला, उसके अंदर मैंने यही नोट किया, जो जो टॉपिक्स उसने रीसेंट अटेम्प्ट में नहीं पूछे हुए ना, वो फोकस सबसे पहले तो उस पर रख देता है उस अटेम्प्ट के अंदर। और स्पेशली उसके अंदर वो वाले टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा था कि लेट से आईस 8 उसने पूछा, बोरिंग कॉस्ट उसने इस अटेम्प्ट में पूछा, जो आपके पास सब्जेक्टिव एरियाज होते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह के, वो उसने टेस्ट किए। आईएफआरएस 16 के साथ उसने आईएस 40 को मर्ज किया, जिसमें आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं। तो सारे वो एरियाज जो यूजुअली टेस्ट नहीं हो रहे होते वो पूछे इसलिए जा रहे होते हैं ताकि सेलेक्टिव स्टडीज को डिस्करेज किया जाए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो ब्रेथ कवर करने वाली चीज है, सेल्फ स्टडी अप्रोच हो, क्लासेस अप्रोच हो, उसमें हमें कंप्लीटनेस इंश्योर करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज सॉफ्टवेयर रिलेटेड चैलेंजेस, टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड चैलेंजेस, इन सब का ओवरकम करने का कोई फायदा नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने इसको पहले नंबर पे लिखा है वो टाइम मैनेजमेंट है। इस पेपर के अंदर अच्छी खासी चीजें ऐसी होंगी जो आपको आती होंगी, लेकिन अगर मैं एग्जामिनर कमेंट्स भी अभी मैं रिव्यू कर रहा था, उसके अंदर मेजोरिटी एक ही बात लिखी हुई थी कि स्टूडेंट्स ने पहले क्वेश्चन पे इतना टाइम स्पेंड कर दिया कि आखिरी सवालों के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचा। उनकी जो प्लानिंग थी वो कहीं पे भी शो नहीं हुई कि किस तरह पेपर को लेके चलना है। ऑब्वियसली जब आपके पास 17 पेजेस का क्वेश्चन पेपर होगा, 3 आवर्स 45 मिनट्स का आपके पास टाइम है, तो प्लानिंग इस पेपर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपको चीजें आती भी हैं, आपने प्लान करके पेपर को अटेम्प्ट नहीं किया, अपनी टाइम मैनेजमेंट पे आपने काम नहीं किया, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रैक्टिस पे आपने काम नहीं किया, आप पेपर के अंदर फ्लंक कर जाएंगे ऑल दो कॉन्सेप्चुअली आप साउंड है। तो एमएसए के अंदर हमें चीजों को सिस्टमेटिक वे के अंदर लेके चलना है। कॉन्सेप्ट का मुझे पता होना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पेपर के अलावा प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको वो चीज काम आ रही होगी। सेकंड चीज, प्रैक्टिस रेलिवेंट मटेरियल की करना जिससे मेरा फ्रेम ऑफ माइंड शिफ्ट हो। अभी आप सवाल करने बैठेंगे ना तो आपको चैलेंज यही आएगा कि यार ये एफएफआर से अचानक से जब मैं एमएसए 1 पे आ गया, तो मैं पेपर को लेके किस तरह चलूँ, ड्राफ्टिंग किस तरह करूँ, किस तरह चीजों को पिक करूँ, लिंक करूँ, विद इन द टाइम उनको कैसे मैनेज करूँ। तो जब आप प्रैक्टिस करने पे आए, हमेशा रेलिवेंट मटेरियल सॉल्व करें, आईकेप के क्वेश्चन बैंक, आईसीडब्ल्यू, टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करने की कोशिश करें हमेशा। एमएसए 1 में आपको बहुत कम जगहों पे चैलेंज आएगा कि जब आपको कोई चीज समझ ना आ रही हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही चैलेंज आएगा, आपके सवाल टाइम के अंदर होंगे। आप प्रैक्टिस करना जब शुरू करेंगे अभी आगे जाके आपको अंदाजा हो जाएगा मेरी बात का कि चीजें पिक भी हो रही होंगी, आप लिख भी रहे होंगे, लेकिन जब आप टाइम देखेंगे तो आप 15 मिनट ऊपर जा रहे होंगे, 20 मिनट ऊपर जा रहे होंगे। तो आपका यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा होगा। अब इस चैलेंज को, सारी चीज को ओवरकम करने के लिए हमने सिलेबस इसी तरह रखा है, लेकिन सीक्वेंस जो है वो कोई लॉजिकल सीक्वेंस इसमें है नहीं कि आप पहले अकाउंटिंग कवर करें, पहले ऑडिट कवर करें, फिर प्रैक्टिस पे आए। थोड़ा सा हमें इसके अंदर मिक्स अप्रोच लेके चलना पड़ती है। हमने अपने लेक्चर्स में ये किया हुआ है कि हम कंसोलिडेशन वाले एरिया को अलोंग विद ग्रुप ऑडिट, क्योंकि इन दोनों का बहुत लॉजिकल कनेक्शन है, मेजोरिटी सवाल इन दोनों पे मिल के आ रहे होते हैं, इसको हम पहले लेके चलें। पर्पस क्या है, जब हम इस तरह के कॉम्प्रिहेंसिव एरियाज कवर कर रहे होते हैं ना, तो आपको पेपर के बारे में बहुत अच्छा तरीके से पता चल रहा होता है कि सवाल एट लेंथ और एट मोस्ट डिफिकल्ट लेवल किस तरह आ सकते हैं। मिक्स अप्रोच का मतलब ये होता है कि हमने स्टैंडर्ड रिवाइज किया, स्टैंडर्ड का ओवरव्यू लिया, देन हम उसके प्रैक्टिस पे मूव कर गए। ऑडिट में इसी तरह हमने ऑडिट पर्सपेक्टिव थोड़ा सा रिवाइज किया कि उसके अंदर स्टैंडर्ड में क्या क्या मेन बात है, देन हम उसके प्रैक्टिस पे मूव कर गए। जब इस तरह आप चलते हैं ना तो आपको एक तो प्रैक्टिस से ये पता चलता है कि मुझे कितनी डिटेल के अंदर स्टैंडर्ड्स को कवर करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन को मुझे किस तरह रिटेन रखना है, याद रखना है। और जब आप कॉन्सेप्ट रिवीजन पे आ रहे होते हैं तो आप वहां पे अपनी कंप्लीटनेस इंश्योर कर रहे होते हैं। देन हमारा फोकस ये होता है कि हम मिक्स प्रैक्टिस करवाएं आईसीडब्ल्यू प्लस आईकेएम, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आईसीडब्ल्यू के बहुत अच्छे रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं
और उसके अंदर एक डिफिकल्ट लेवल भी आपका थोड़ा सा हाई होता है एज कम्पेयर टू आई। देन सेलेक्टिव स्टडीज को हमारे लेक्चर्स के अंदर भी कोई फोकस नहीं है। हमारे पास IS 34, IS 8, IS 10, IS 12, और विद इन दोस स्टैंडर्ड्स जितने भी टॉपिक्स हैं मेरे पास, कंसोलिडेशन के अंदर बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, मेरे पास वैल्यूएशंस वाली चीजें हो गई, अकाउंटिंग हो गई, कंट्रोल से रिलेटेड पैरामीटर, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो गया, वो सारी चीजें समरी फॉर्म के लेक्चर्स के अंदर कवर हो रही होगी। कुछ स्टूडेंट्स को ये चैलेंज आ सकता है जिन्होंने बहुत पहले FFR पढ़ा है कि भाई समरी व्यू के अंदर हमें नहीं समझ में आ रहा। तो ऑब्वियसली जब आप लोग रेगुलरली क्लासेस ले रहे होंगे, लेक्चर्स को रिगरसली फॉलो कर रहे होंगे, तो आप किसी भी पॉइंट इन टाइम पे रिवर्ट बैक हमारे पास कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक को हमें डिटेल में कवर करना है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? आप लोग जब तक सवाल जॉट डाउन कर लें, अजान हो रही है, मैं 5 मिनट अजान का ब्रेक ले लेता हूँ। देखें, कुछ क्वेश्चंस आए उनको मैं आंसर कर देता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ें, हमें क्लैरिटी अभी होनी चाहिए। देखें, हमारे पास एक पूरी डेजिग्नेटेड किट है जो हमने बनाई ही MSA 1 के लिए। वो कंपाइलेशन नहीं है कि हमने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट उठाए, ऑडिट के उठाए और एक बुक बना दी, क्योंकि हमने पढ़ाना ही MSA 1 शुरू किया है मेनली। हमारे लेक्चर्स के अंदर भी आप देखेंगे तो उसके अंदर जो अप्रोच है ना, वो MSA 1 रिलेटेड है। इसीलिए स्टार्टिंग ही समरी लेक्चर अप्रोच पे, स्टैंडर्ड ओवरव्यू के लिए। वही रिफ्लेक्शन हमारे पास किट के अंदर भी आ रही होगी, जिसमें आपके पास सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर हो रहे होंगे, ऑडिट की जितनी भी मेन रिक्वायरमेंट्स है वो आपके पास कवर हो रही होंगी, आपके पास जो जो प्रोसीजर्स कॉमन होते हैं वो वहाँ पे जॉट डाउन हो रहे होंगे, इंडेक्स आपके पास मौजूद होगा, आप इजीली नेविगेट कर सकते होंगे। तो उस किट के अंदर आपके पास इंशाल्लाह कंप्लीटनेस का एलिमेंट हमने फोकस रखा हुआ है। वो आपकी कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए बहुत अच्छी एक किट है, डेजिग्नेटेड MSA 1 की बुकलेट आप जिसको कह सकते हैं। वो आपके पास बिल्कुल अवेलेबल होगी, हार्ड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। जब जिस टाइम पे अवेलेबल हो रही होगी तो हम अकॉर्डिंगली ग्रुप पे कम्युनिकेट कर देंगे। देन दूसरी चीज जो हमारे पास आ रही थी सवाल के फॉर्म में, वो ये था कि भाई वीकली कितने क्वेश्चंस करने हैं, रेलिवेंट कॉन्सेप्ट को किस तरह टारगेट करना होगा। लेकिन शुरू में थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं हो सकेगा कि मुझे किस तरह लेके चलना है। आप एक दो लेक्चर्स लेंगे, आप एक दो सवाल करेंगे, तो आप आहिस्ता आहिस्ता MSA 1 को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे। वीकली एक क्वेश्चन को आप टारगेट कर रहे हैं, अब उसके साथ उसके रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स आप कर रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी अप्रोच है। फोकस ये करना है कि मेरे पास जब मैं कंसोलिडेशन वाले एरिया से आगे बढ़ूं तो मुझे बार बार माइंड में ये ना है कि यार मैंने फलां टॉपिक छोड़ दिया, मेरी कंप्लीटनेस कंप्लीट इंश्योर हुई या नहीं हुई। तो मेन टारगेटेड अप्रोच क्या है कि मैं टॉपिक वाइज चलूं। टॉपिक वाइज के अंदर मेरे पास कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिसके अंदर दूसरे भी एरियाज आ रहे होंगे, उस एरियाज को मैं थोड़ा सा इग्नोर कर दूं सवाल के अंदर। लेकिन मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हुए, उसके रेलिवेंट सवाल करते हुए जब आगे बढ़ूंगा, वो मेरे लिए बहुत अच्छी अप्रोच होगी, जिससे मुझे MSA 1 की क्लैरिटी भी मिलेगी। साइमल्टेनियसली मेरे कॉन्सेप्ट जो है वो भी मेरे पास रिवाइज हो रहे होंगे। अच्छा, लॉ किसी ने दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, उससे इतना फर्क इसमें नहीं पड़ता। आपके पास अकाउंटिंग जो है वो इसके अंदर मेन एरिया है। ऑब्वियसली अकाउंटिंग ऑडिट क्लियर नहीं करेंगे तो उस पेपर में आ ही नहीं सकते। तो अकाउंटिंग और ऑडिट हमें क्लियर होना चाहिए। लॉ वाले पोर्शन की हमें इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, वो 2 मार्क्स 3 मार्क्स से ज्यादा का एरिया आता भी नहीं है। कॉन्सेप्ट को किस तरह लेके चलना है, किस तरह डिवाइस करना होगा, जब आप वो क्लास के फ्लो के साथ चलेंगे, देन अकॉर्डिंगली आपको चीजें ग्रैप्स होना शुरू होंगी कि मैं किस तरह चीजों को प्लान करूं। और प्लानर आप अपने लेवल पे भी बना सकते हैं। मैंने जिस तरह आपको सिलेबस शो किया, सिलेबस क्या होता है बेसिकली, आपके पास एक बहुत अच्छा प्लानर होता है जिसकी बेसिस पे आप कंप्लीटनेस इंश्योर कर सकते हैं। देन आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं कि यार मेरे पास ये बड़े स्टैंडर्ड्स हैं, इन बड़े स्टैंडर्ड्स पे मुझे कम से कम 2 सवाल करने हैं, 3 सवाल करने हैं। मेरे पास सवाल मेंशन हो रहे हो कि ICAP की किट का कौन सा सवाल किस स्टैंडर्ड से आ रहा है, उसकी भी हमारे पास अलहमदिल्ला एक अच्छी कंपाइलेशन है जो हम आगे जाके लेक्चर्स के दौरान शेयर कर रहे होंगे। तो उससे सारी चीजें साइमल्टेनियसली क्लियर होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब मैं प्लान्ड अप्रोच के अंदर चल रहा हूँ ना, तो उसके बीच में पहली चीज गैप ना आए, मेरा एटीट्यूड चेंज ना हो जाए कि मैं रिजल्ट के बाद बहुत ज्यादा सीरियस हो गया, फिर एक दो हफ्ते बाद, 1 महीने बाद दोबारा मैंने वो चीज़ों को छोड़ दिया, लेट डाउन कर दिया। अगर मैं एक अप्रोच ले रहा हूँ, वो कंसिस्टेंट होना जरूरी है, प्लान्ड होना जरूरी है, उसके अंदर मेरी कंप्लीटनेस इंश्योर होना जरूरी है। देन इजीली इंशाल्लाह आप इस पेपर को केटर कर पा रहे होंगे। सॉफ्टवेयर वाली चीज को मुझे अभी सर पे बिल्कुल हावी नहीं करना। लास्ट टाइम में भी यही हुआ था, स्टूडेंट्स ने शुरू में सॉफ्टवेयर को बहुत ज्यादा इशू बनाया, आई के अपने मॉक्स भी लिए, उसके अंदर उनकी फर्दर एंग्जाइटी जो थी वो कवर हुई। लेकिन उसमें मैंने भी लास्ट टाइम एक बात कही थी एंड में स्टूडेंट ने उसको एक्नॉलेज भी किया। देखिए, मेन चीज आपका टेक्निकली साउंड होना है सब्जेक्ट के अंदर।
ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर पे चैलेंज आएंगे तो आप 80 मार्क्स का पेपर कर सकेंगे, 70 मार्क्स का कर सकेंगे। लेकिन अगर आप टेक्निकली साउंड होंगे ना, तो जितना आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे वो पेपर आपका रेलिवेंट होगा, वो पेपर आपका स्ट्रांग होगा, उसके अंदर आपकी पास होने की प्रोबेबिलिटी इंशाल्लाह ज्यादा होगी। तो फोकस अभी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर से हटा के सब्जेक्ट को समझने पे, उसके कंटेंट को समझने पे, उसकी रिक्वायरमेंट को समझने पे लगाएं। सॉफ्टवेयर वाली चीजें इंशाल्लाह हमारे पास अभी 2-3 क्लासेस के बाद एक सेशन आ भी जाएगा। उसके अंदर सॉफ्टवेयर का पूरा प्रीएम्बल आपको नजर आ जाएगा कि दिखता कैसा है सॉफ्टवेयर, किस तरह उस पर चीजें आ रही होती हैं, किस तरह हमें उसको लेके चलना है, प्रैक्टिस हमें किस तरह इंकॉर्पोरेट करनी है। वो सारी चीजें उस पर आपके पास ग्रेजुअली आ रही होंगी। क्लियर है यहाँ तक? सही। बाकी कोई भी आप लोग की स्पेसिफिक क्वेरीज हो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, किस तरह आपने लेके चलना है, तो ऑब्वियसली आप सर हामिद और मुझे आप रेफर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम दोनों जो है लास्ट टाइम भी थ्रू आउट अवेलेबल रहते, हमारी कोशिश यही होती है मैक्सिमम स्टूडेंट की क्वेरीज हम आंसर कर रहे हो पेपर के अंदर, वो कम से कम स्ट्रगल करें, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे और बाकी फोरम से भी पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।